बने रहिएगा। और पहला प्रैक्टिस सेट पेपर हम लोग करने जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा लेखपाल। जिनका स्कोर क्वालिफाई हुआ है वो ज़रूर से इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। और हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं पहली टेस्ट सीरीज़ को। लास्ट तक बने रहिएगा और अपना टोटल स्कोर बताइएगा कितना सही हो रहा है, कितना टोटल सही हो रहा है, ये लास्ट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अपना साथ ही साथ में लिखते चलिएगा। जैसे अगर मैंने पहले का आंसर आपको ए बताया है और आपका भी आंसर आपको भी नोट करते जाना है एक जगह पे, और आपने भी 1 का 1 लिखा है तो उसको टिक कर लीजिएगा, तो इससे पता चलेगा कि आपको कितना सही हो रहा है। ऐसे मत बैठ के सिर्फ वीडियो मत देखिएगा कान पे लगा के, चुपचाप से बैठिए और देखिए और सॉल्व करते रहिएगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए, देखते हैं अपनी पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारे पास में, छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहते थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आज से पहले मुझे तो नहीं लगता ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया होगा। तो कौन सा प्रश्न है? तो अल हिंदी, हिंदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, हिंदवी। तो क्या पढ़ते थे ये लोग, क्या इस्तेमाल बोलते थे? तो हिंदवी जानते थे, हिंदवी भाषा का प्रयोग होता था। एक और फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि तुर्कों ने सिंध के जो सिंधु था उसके पूर्व के लोगों को, सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को क्या कहा? हिंदू कहा, सिंधुवासी कहा, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या कहा था? हिंदू कहा। और उनकी भाषा को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? उनकी भूमि को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पहला सुल्तान कौन था? किसका? दिल्ली का पूछ रहा है। मोहम्मद गजनी नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना पहला दिल्ली का सुल्तान बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद कर लेना, सही से याद करना। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, ये कौन था? यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में मुगल वंश की नींव रखी थी। इसने कब रखी थी? 1206 में। कब रखी है? 1206 में इसने मुगल वंश की नींव रखी थी। क्योंकि जब ये आया था, क्या नाम, महमूद गौरी आया था, वो लड़ाया और उसने जो है अपने एक इसको छोड़ के चला गया, अपना दायित्व ऐसे छोड़ के चला गया कि तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ अपने वापस फिर से। ठीक है, ऐसा हुआ था। तो उसने मुगल वंश की नींव रखी और ऐबक को साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला था। तो एक मुझे फैक्ट बताइएगा कि इसको कौन सी उपाधियों से जाना जाता था? इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा गया या फिर इसने उपाधि ले रखी थी? तो कौन कौन सी थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो कैसे अवध को लिया होगा? डलहौजी की बहुत ही फेमस पॉलिसी रही है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नहीं पता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी को पता नहीं होगा। तो वो बिल्कुल सही कौन सी? मुझे लगता है आप इन 2 ऑप्शन में फंस सकते हैं कि सहायक संधि या फिर हड़प संधि। बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। और मुझे पता है कि इन दोनों का ही ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करेंगे और सी के साथ कोई नहीं जाएगा। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लिया था। हड़प नीति के ही अंतर्गत आता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? हड़प नीति भी हो सकता है, लेकिन साम्राज्य के लिए हड़प नीति के माध्यम से अपनाया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा इसके आंसर में डाउट है, बल्कि मेरे द्वारा जो है लगता है ये हड़प नीति के माध्यम से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो ये इसमें एक आंसर जो है गलत मतलब आंसर की में गलत है। मुझे यही लगता है कि हड़प नीति के माध्यम से किया था 1856 में। कब?
1856 में अवध का विलय जेम्स ऑट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया था। तो ये भी आ सकता है कि किस तरह से लिया गया था, तो कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार। डलहौजी ने वर्ष कब 1849 में पंजाब का भी विलय किया था। ठीक है, याद रखना ये। 1857 यूपी की परीक्षा हो और 1857 विद्रोह से संबंधित प्रश्न न आए, ऐसा हो सकता है क्या? प्रसिद्ध नेता थे एक तात्या टोपे। ठीक है, अंग्रेजों ने उनको फांसी दी थी। कहाँ दी थी? ठीक है, कहाँ फांसी दी गई थी इनको? 1857। मुझे बताइएगा कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, जरूर से बताइएगा। 1859 में शिवपुरी में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? शिवपुरी में दिया गया था। इनको फांसी दी गई थी। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम क्या है तात्या टोपे? और इनका मूल नाम क्या है? हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। तो उनका मूल नाम है आत्माराम पांडुरंगा। क्या है? कैसे लिख रहा हूँ? आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक, आत्माराम पांडुरंग इनका नाम है, मूल नाम है। ठीक है, इनका नाम ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने, चौथा प्रश्न है हमारे पास में, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों का अध्यक्षता की थी। तो कहाँ अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता से पहले मुझे ये बताइए, कि आईएनसी का गठन किसके द्वारा किया गया था? आईएनसी का गठन, आईएनसी जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था, और इसकी स्थापना किसने की थी? मुझे ये 3 चीज़ें आप लोग बताइए जरूर से जरूर। पहला प्रश्न मेरा, कहाँ हुआ था? आईएनसी की पहली बैठक। ठीक, गठन किसके द्वारा किया गया था? गठन, और किस वर्ष में हुआ था? ठीक, ये 3 चीज़ें मुझे बताइए पहले। और पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, वो भी बताइएगा। अध्यक्ष कौन था? तो इस वाले प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है बेलगांव अधिवेशन। बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। बेलगांव अधिवेशन 1924 भी याद रखिएगा। मुझे ये बताइए कि कलकत्ता अधिवेशन में जो सरोजनी नायडू के द्वारा करा गया था, वो कौन सा वर्ष था? वो कौन सा वर्ष था? आप मुझे यूपी के शायद 6 हुए हैं अधिवेशन यूपी में, तो उन 6 का मुझे बताइए कि कौन कौन अध्यक्ष रहे थे। पता करिएगा, एक बार लिस्ट देखिएगा अध्यक्ष की, किसने किसने अध्यक्षता की थी, कहाँ पर हुई थी, यूपी के से रिलेटेड जितने हो देख लो। कैबिनेट मिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं होगा ऑप्शन में, बिल्कुल अपना आंसर गलत होगा। ठीक है, फिर मैं राजगोपालाचारी पे चलूँगा तो राजगोपालाचारी भी नहीं होगा, क्योंकि इनका कौन सा फार्मूला था जिसके द्वारा हुआ था? सी फार्मूला। ठीक है, तो ये भी नहीं है। राजेंद्र प्रसाद तो हमारे, वो तो पार्लियामेंट के बने थे ना पहली उसके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इतना गेस आप तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी, इन लोगों के बारे में पता होगा, तब आप गेस कर सकते हैं। ऐसे तुक्का नहीं मारा है ये, आपको जब नॉलेज में होगा कि हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ठीक है 1951 से रिलेटेड है, जो मीटिंग हुई थी पहली हमारी असेंबली की, उससे रिलेटेड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैंने नाम ही नहीं सुना अंतरिम सरकार नेतृत्व में, बल्कि हमने ये सुना है कि वो तो उधर थे, क्या नाम अपना
ये कर रहे थे सक्सेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का विलय में व्यस्त थे। तो ऐसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखते हैं 7वां और 8वां प्रश्न हमारे पास में कौन सा है। 7वां प्रश्न हमारा, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे सवाल हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे सवाल हैं। पहला अनुच्छेद में क्या है बताइए। पहला अनुच्छेद है हमारे पास में यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि संघ राज्य, पहला अनुच्छेद। और अनुच्छेद 2 क्या है फिर, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 2। त्रिस्तरीय वाला आता है, तो त्रिस्तरीय मोस्ट फेवरेट, सबके फेवरेट कौन, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कब आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के थोड़ा डेप्थ में देखते हैं तो ये कब आता है, ये आता है हमारा 24 अप्रैल को। पहली बात तो पंचायती राज कब मनाया जाता है, पंचायती राज बनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को, कब, 1993 को ये होता है कि 73वां संविधान संशोधन आता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक, ये लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी कब की है, बलवंत राय का कमेटी पूछी जाए तो वो 1957 की है। ठीक है, ये तो हमारा पंचायत से हो गया। ठीक, ये हमारा पंचायत से रिलेटेड हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी। ये किससे है, पंचायत से रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर बात करें तो ये 1957 में होता है। इन्होंने 3 टायर यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। फिर अशोक मेहता भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अशोक मेहता ने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ 2 स्तरीय कमेटी को बताया था। कितनी, 2 स्तरीय, 2 टायर, है ना, 2 टायर कमेटी। ये कब आते हैं, ये इनकी रिपोर्ट आती है 1977 में। क्यों इतना बता रहा हूँ, देखो हमारा मकसद हम लोगों का ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन तो आपके पास होंगे ही। क्वेश्चन का अगर अंबार लगाओगे तो आपके पास डेफिनेटली 10-15 होंगी क्वेश्चंस वाली। तो क्वेश्चन नहीं करना है, हमको ऑप्शंस भी देखते चलना है साथ ही साथ में। तो इन कमेटियों को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और आप मुझे लाइन से जो कमेटी थी 5 LM सिंघवी तक, है ना, वो ज़रूर से नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। टूटकर गिरते, अब पिंडों से रिलेटेड है। आर्किमिडीज तो है नहीं, जिसने साइंस पढ़ी होगी तो वो डेफिनेटली कर देगा। डार्विन की थ्योरी नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी काट देगा भाई, गैलीलियो लगा देगा। सिंपल सा गेस लगा कर भी आप कर सकते थे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा इसमें डिस्कस करने वाला है नहीं। अब ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। अगर मैं ग्रीनलैंड की अवस्था बताऊं तो ये रहा हमारा अलास्का, ये गया अपना अमेरिका। ठीक है, अलास्का, अमेरिका, अमेरिका का मैप, और यहाँ पर है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड कहाँ हो जाएगा, हिंद महासागर में तो है नहीं, नॉर्थ में ही होना चाहिए। दक्षिण को कट कर दें, कैरेबियन सागर है नहीं, तो कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आ जाता है हमारा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इस ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है। ग्रीनलैंड की राजधानी बहुत ही बढ़िया नाम है इसका, नूक है। क्या नाम है इसका, नूक, NUUK, सही से लिख देता हूँ, नूक क्या है, NUUK, नूक। आगे बढ़ते हैं। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है। तो बायोम कहा जाएगा, समुदाय या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उपजता। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आता है लगभग, मतलब
3 क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट में भी देख लोगे, अगर 5 प्रैक्टिस सेट पेपर लगा रहे हो कोई मिलेगा तो उसमें ये प्रश्न ज़रूर मिलेगा। और क्या हो जाता है वो, लाइकेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये लाइकेन क्या होता है, लाइकेन कैसे बना होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि लाइकेन कैसे बनता है। ये शैवाल और कवक यानी कि फंगई से बनता है। शैवाल और कवक से मिलकर बनता है ये क्या, लाइकेन बनता है। ये छोटे छोटे होते हैं वनस्पतियाँ टाइप से जो समूह से होते हैं। ये विभिन्न आधारों पर जैसे वृक्ष की पत्तियों, छालों, है ना, पुरानी दीवारें होती उस पर, चट्टान शैलों पे उगते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। ये लाइकेन जो है वो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को, किसको, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को, SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। ये सेंसिटिव होता है बहुत। SO2 की मात्रा बढ़ने पर ये समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है टफ बनाने के लिहाज से कि लाइकेन को अत्यधिक सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा वो, हमारा SO2 हो जाएगा। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट को क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्या कहा जाता है बताइए। जीवन दर्पण धरती पर हाइड्रोमीटर, जीवन का थर्मामीटर क्या कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर, तो क्या कहा जाएगा, जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। रेड लिस्ट को क्या कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सी पौधाघर गैस, ग्रीन हाउस, अरे पौधाघर गैस छोड़ो, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस कौन सी नहीं है बताइए। मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कौन कौन सी होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद कर लो कौन सी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, वाटर वेपर को जरूर से याद रखिएगा, जलवाष्प, और ओजोन। ये क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, इतनी हमारी ग्रीन हाउस है। एक बार और रिपीट करते हैं, साथ में मेरे साथ बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर और ओजोन। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी, तो दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है ये बताइए। कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, या फिर सोनाकर की है, या फिर विंध्याचल की है। तो कौन सा सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सोनाकर की है पहाड़ियाँ। कौन सा है, सोनाकर। उत्तर प्रदेश के, है ना, ये नहीं पूछ रहा दक्षिण भारत के, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग, गौर से पढ़िएगा, नहीं तो अगर इसमें वो भी दे दिया होगा, क्या नाम कहते हैं, सतपुड़ा, वो भी लगा देंगे, अन्ना मुड़ी वो भी लगा देंगे। तो क्वेश्चन को सही से देखिएगा, तो क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची कौन सी है, शमशेर। क्या है, शमशेर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्य जीव, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, कान्हा नेशनल पार्क तो हमारा मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण
डेटा को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है? कौन करता है भाई? तो ये हमारा बिल्कुल मानव डेटा को परिवर्तित कौन करता है भाई? मेमोरी करता है, आउटपुट डिवाइस थोड़ी करता है, मेमोरी करता है। अच्छा, कुछ वर्ड हैं जैसे ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है और वॉर्म है। इन सभी के बारे में ज़रूर से पढ़िएगा एक बार गूगल करके, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में ज़रूर से देखिएगा। तो इसमें है क्या, इनको पढ़िएगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझाना। आप लोग देखिएगा, खुद से इसको सर्च करिएगा ज़रा। वर्षा, और ये आपका होमवर्क में भी है, अगर इसको आप लोग खुद से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वायरस, वॉर्म, वेब ब्राउज़र, ट्रोजन हॉर्स, ऐसे समझाने से नहीं ध्यान रहेगा, भूल जाएंगे। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ठीक है, तो कितनी जलवायु प्रदेश हैं तो बताइएगा। तो कितनी है? 9 है, ठीक है। कितनी है? 9 है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किताबों में भी मिलेगा आपको प्रश्न। अगर प्रश्न उत्तरी करेंगे, जलवायु से संबंधित है तो आएगा ही आएगा ये प्रश्न, बहुत बार पूछते हैं, आता है। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो सभी को पता होगा, बताइए कहाँ अवस्थित है? रेणुकूट, हजरतपुर, या फिर लखनऊ, या फिर कानपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कानपुर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ है देखिए, ये कानपुर में ना डिफेंस कॉरिडोर है। डिफेंस कॉरिडोर में हज़ारों करोड़ों का निवेश हुआ है, इन्वेस्टमेंट होने के साथ ही इसमें मिसाइल से लेकर ड्रोन तक बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जैसे जो गोला हैं, हथियार हैं, तोप हैं, है ना, तोप गोला जो उन्हें बोलते हैं, तोप गोला, हथियारों के निर्माण से लेकर आयुध भंडार का भी एक बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? करेक्ट आंसर होगा, बताइए। वाराणसी होगा वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, कानपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 वाले का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। फिर आगे बढ़ते हैं कि ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ओबरा ताप विद्युत जो थर्मल पावर है, ये किसके द्वारा किया गया था? तो वन एंड ओनली सोवियत, रूस की सहायता से किया गया था ये। और ये है कहाँ पर? ये अपना है हमारा सोनभद्र, ठीक है। कहाँ पर है ये? सोनभद्र में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1857 बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी के नेता कौन थे? बरेली से जो कौन थे? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, नाना साहब, हजरत महल अपने कहाँ का मैंने बताया था, लखनऊ में है। नाना साहब कहाँ के थे? नाना साहब कानपुर से। कुंवर सिंह कहाँ के हैं बताइए? कुंवर सिंह बताइएगा मुझे कहाँ पर है, और हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? खान बहादुर खान थे। इनके द्वारा 31 मई 1857 को, कब डेट याद कर लेना, आजकल थोड़ा डेट में भी पूछे जा रहे हैं। डेट कौन सा? 31 मई। कौन सी डेट? 31 मई। कौन सी डेट? 31 मई 1857 बरेली में आज़ादी की घोषणा की गई, और बरेली ने पुनर्अधिकार करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने इन्हें 24 फरवरी 1857 को इनको मौत की सज़ा दी, ठीक है। तो अन्य नेताएं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, पता ही होगा सभी को, और मौलवी अहमदुल्ला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ इसका नेतृत्व किया था, किस जिला से? तो हमारा कौन सा? फैजाबाद से किया था। कुंवर सिंह बताइएगा, अपने उत्तर प्रदेश से नहीं है बल्कि बाहर पड़ोसी स्टेट है हमारा, उससे संबंधित हैं ये। आगे चलते हैं। 24वां हमारे पास में प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक, सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? ठीक है, तो किसने कहा था बताइए? ह्यूरोज ने कहा था, ठीक है, ह्यूरोज ने कहा था। तो इनका जन्म कहाँ होता है?
कब होता है ये बताइएगा, मुझे रिकॉल करिएगा, नहीं मालूम है तो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में, कहाँ हुआ था? वाराणसी में होता है। ये 7 वर्ष की आयु में इनका झांसी के मराठा शासक किसके साथ हुआ था विवाह? गंगाधर राव से हुआ था। 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कहाँ बुलाई गई थी बताइएगा जरा, तो बताइएगा कहाँ बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कहाँ? कानपुर में बुलाई गई थी। कौन? HRA, जिसे क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संस्था के कौन कौन थे, इससे सदस्य कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, ये किस वर्ष में इसका गठन होता है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। HW है तो ये दूसरा HW है हमारे पास में, HRA। ठीक है, भेड़कुड़, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो बताइए, भेड़कुंड है ना, भेड़कुंड कहाँ पर है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या फिर बाराबंकी। तो कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। तो हमें किसकी तरह करना चाहिए? किसकी तरह? अर्जुन की तरह हमें मछली पर निशाना साधे रहना चाहिए, आँख पर, और कहीं नहीं जाना है, डेविएट नहीं होना है, कुछ भी हम लोगों को इधर उधर से मोटिवेशन और कुछ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक साथ सीध सामने देखिए, टारगेट देखिए, बस काम करते जाइए। 27वें नंबर पे चलते हैं कि किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला आयोजन होता है? कहाँ पर होता है? बटेश्वर में, कन्नौज, गोवर्धन या फिर सरधाना में होता है। तो कहाँ होता है ये? गोवर्धन में होता है। कहाँ आयोजित होता है? गोवर्धन में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वहाँ सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। कोई गिनती है इसकी? बताइए, 85, 86, 87 या 78? कितने? तो 86 मेला लगते हैं। कुल कितने मेला लगते हैं मथुरा में? मथुरा में कुल मेला कितने लगते हैं? मथुरा में कुल 86 लगते हैं। कितने लगते हैं? मथुरा के जो टोटल मेला कितने? 86 मेले। सबसे अधिक यहीं मेला लगते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक नृत्यिका जिसे होती है, एक महिला यानी कि नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो बताइए, ख्याल नहीं, नौटंकी नहीं, चरकुला या फिर रासलीला नहीं, कौन सा होता है नृत्य? तो चरकुला नृत्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है? ये नृत्य कहाँ प्रचलित है ये बताइए, कहाँ पर प्रचलित है? ये मथुरा और ब्रज का जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पर ये डांस बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत बढ़िया लगता है ये देखने में। ठीक है, क्लास होने के बाद में इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत 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 बढ़िया लगता है ये डांस। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है? वर्ड को जरा गौर से देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार या फिर नटवरी, पूर्वांचल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ही हमारा सुमेलित नहीं है। कर्मा कहाँ होता है? कर्मा हमारा सोनभद्र में होता है, महोबा में नहीं। तो कर्मा कहाँ? सोनभद्र। कहाँ पर? सोनभद्र, है ना। कर्मा कहाँ? सोनभद्र। धीवर कहाँ? बिल्कुल सही बात है। नटवरी कहाँ पर? पूर्वांचल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? प्रसिद्ध सूफी संत, कौन सूफी संत वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के
कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है। तो कौन थे वो भाई, बताइए कौन? निजामुद्दीन औलिया, वरिस अली शाह, मोहिउद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? ये प्रसिद्ध थे। कौन थे? प्रसिद्ध तो इनमें सभी थे, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश से पूछा गया है तो कौन से? वारिस अली शाह। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगर मैं मतलब प्रश्न ऐसा आए कि कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है तो कौन सा मेला है? उर्स। कौन सा मेला हो जाएगा फिर? उर्स। मेला उर्स। निम्नलिखित में से मूल उत्तर प्रदेश मतलब कौन सा नृत्य मूल उत्तर प्रदेश है? अच्छा, कौन सा है? जो शास्त्रीय 8 नृत्य रूपों में भी हिस्सा है। ये जो 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें भी आता है। तो 8 कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं वो भी पता होने चाहिए। तो कथक बिल्कुल सही उत्तर होता है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मिलान में भी आते हैं ये। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है। और उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर और सत्रिया कहाँ? असम। तो हमको याद रखने वाले इसमें सत्रिया है। कौन सा? सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का है? असम। कहाँ का है? असम। और मोहिनीअट्टम केरला का है। ठीक है। केरला। फिर केरला। कथकली केरला की कथकली। ठीक है। ये भी केरला की केरला। गिचपिच हो गई यार, सही से लिख देता हूँ। ठीक है। तो केरल के कौन? ये भी है और ये भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया? तो कौन? तो वन एंड ओनली अमीर खुसरो। ठीक है। इनकी बहुत प्रचलित कुछ जो क्या बोलते हैं पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की, बहुत बढ़िया लगती हैं। सुनिएगा कभी तो बहुत आनंद आता है सुनने में। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या होती है? कितनी होती है? ये कितनी होती है? 24 घंटे के भीतर करा जाता है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर है 1930। ठीक। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो कितना क्षेत्र जो है ग्रामीण एरिया में अभी भी निवास करता है? तो वो कितना है? 68.84% हिस्सा रहता है और 31% ही शहर में है। 31.2% शहर में है निवास करता है। समझे? विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो ये क्या है? विशुद्ध अनुसंधान। तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी मूलभूत नियमों की खोज करना है। ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये क्या है हमारे? मौलिक सिद्धांतों की स्थापना इत्यादि ये सब कथन है किससे? विशुद्ध अनुसंधान के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित होता है? बताइए। 1950, 52, 63 या फिर 74? तो कब होता है ये? 1950 या 1952? बताइए। 1950 में ये पारित होता है। क्या पूछा गया है? कब पारित होता है ये? 50 में। 1952 में इसमें संशोधन किया गया था। अगर पूछा जाए कि भूमि सुधार में इसमें कब संशोधन हुआ था तो 1950 में संशोधन किया गया था। और कौन सा आर्टिकल है भूमि सुधार का? भूमि से रिलेटेड ये जो 1952 में हुआ है वो कौन किस अनुच्छेद आता है? 300A किससे संबंधित है? और अपने फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल है? उत्तर प्रदेश में किसान
मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? किसान मित्र का कब होता है? तो कब होता है? 18 जून 2001 को, 18 जून 2001 को होता है। निम्नलिखित में से ग्रामीण उद्योग है, बताइए। ग्रामीण उद्योग है खंडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, मार्बल उद्योग या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो देख के ही पढ़ के पता चल रहा है क्या हो जाएगा? हथकरघा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे हथकरघा जो हाथ से बनाते हैं और उनको बेचते हैं, ये होता है। भाई कारखाना कहाँ से खोल लेंगे, है ना? खाद्य प्रसंस्करण, मार्बल उद्योग, ये सब नहीं है। अब आता है हमारे पास में पत्र लेखन से संबंधित। पत्र लेखन में संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? अच्छा, विकल्प सही नहीं लगता है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? अपने से छोटे को पत्र लिखते समय सम्मान, उपसंहार, तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक और शुभाकांक्षी, ये सब लिखते हैं। ठीक है, जो सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाता है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सरकारी कार्यालयों में लिखने जाने के लिए अभिवादन और भवदीय का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अभिवादन के बाद सादर नमस्कार नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्या लगा इस्तेमाल करते हैं? अभिवादन भवदीय। ठीक है, अभिवादन भवदीय। ठीक, तो पिताजी, अब ये भी तो देख लें कि पिताजी, माताजी और अन्य बड़ों के पत्र आदरणीय, पूजनीय। ठीक है, फिर व्यक्तिगत पत्रों पे औपचारिकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनमें क्या ही वैयक्तिक पत्रों को। निम्नलिखित विकल्पों में से घोष वर्ण का सही विकल्प नहीं है। तो घोष वर्ण का, घोष और सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक, कौन सा होता है? ये स्वर तंत्रिकाओं में कंपन का होना घोष है? नहीं। जिन व्यंजनों और वर्णों का उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएं क्या होती हैं? कंपन होता है। हमारी स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है? कंपन होता है। उन्हें सघोष या फिर सघोष व्यंजन कहते हैं। जो स्वर होते हैं, स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतःस्थय व्यंजन होता है। कौन कौन सा? तीसरा और चौथा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे अंतःस्थय व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंतःस्थय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थय व्यंजन नहीं, ये क्या होते हैं? ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और अंतःस्थय व्यंजन कौन से होते हैं? यारा, लावा होता है और हा, ये क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण होते हैं। एक बार इसको लिखिएगा, जो के, टी, एम और दो, इनको लिखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, का, खा, गा, घा, घा, ऐसे करके लिखिएगा इनको। फिर देखिएगा, ये जो हमने जो बताया है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ऐसे करिएगा। ये तीसरा होगा, इधर चौथा वर्ण, चौथा होगा, फिर इधर पांचवा होगा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये होते हैं हमारे सघोष वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वर तंत्रिकाओं का नहीं। ठीक है, घोष वर्ण पूछा है ना। आगे बढ़ते हैं। मित्र तथा संयुक्त वाक्य, मिश्र और संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विरोध, अपोजिट। तो कौन सा इसमें प्रयोग करेंगे? तो किसका करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? हमको हमारे पूजनीय महाअनुभवों का सदा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है,
होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी जानी चाहिए। तो क्या लिखा है, हमको हमारे पूजनीय महाअनुभवों का सदा सम्मान करना चाहिए। उसे मृत्यु दंड की सज़ा देनी चाहिए। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा हमारा, तो दोनों ही क्या है, अशुद्ध है। दोनों ही क्या है, अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है कि हमको अपने पूजनीय, जो पूजनीय लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा, कैसे लिखना चाहिए पूजनीय, तो पूज्य और नीय, ये इस तरह से लिखा जाता है पूजनीय महानुभव। दूसरा, उसे मृत्यु दंड, जो मृत्यु दंड लिखा हुआ है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। दंड कैसे लिखा जाता है, तो दंड को देख लेना सही से, कैसे लिखा जाएगा, दंड में मृत्यु तो सही लिखा है, मृत्यु सही लिखा है, और दंड द और ड और ड, मृत्यु दंड, ये वाला दंड लिखना चाहिए, ना कि ये वाला दंड। ठीक है, आगे क्या है, अब हिंदी के प्रश्न स्टार्ट शुरू हो चुके हैं और इसको मिलान करिएगा और बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो मिलान करिए, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। जैसे हमें पता है कि सर्वनाम का तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, और सर्वनाम क्या था, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो डी का 3 होना चाहिए। क्या डी का 3 है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा विकल्प क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या सही होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए कि डी तो 3 है नहीं, तो मतलब ये कुछ और होगा, विशेषण होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपसे मिस्टेक्स, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि जैसे विशेषण क्या कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता कैसी विशेषता, गुण, दोष, मात्रा, संख्या, आकार, ये सभी बताते हैं। तो ये क्या है, हमारा यहाँ से आ गया। विशेष से क्या होता है, विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताता हूँ, जिन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेष से कहते हैं। तो बी के साथ में 4 होना चाहिए, और ये हमारा एक ही विकल्प में है इसमें। तो सर्वनाम का क्या है हमारे पास में, ये संक्षिप्त, सर्वनाम का क्या हो जाएगा, ये वाला संक्षिप्त पुनरुक्ति, दोष से बचते हुए शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प ठीक है दिए गए। वाक्य का सही काल पहचानना, मतलब ये रही थी, है ना, रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। क्या कार्य पूरा हो गया, संदिग्ध है, आसन्न है, पूर्ण है, अपूर्ण है, दे रही थी। अभी उसने ये नहीं बोला कि वो दे चुकी है, पौधे को पानी दे चुकी है या दिया होगा, ये क्या दे रही थी, अभी पौधों को पानी दे रही थी, मतलब अभी काम जारी है, जारी है, तो इसका मतलब अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में होता क्या है कि भूतकाल में तो होती हैं लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। ठीक है, इसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है कि वो अभी तक कार्य समाप्त हो गया कि नहीं हुआ है। एला, पर्यंक और मशक शब्दों का तद्भव क्या है, एला का क्या होता है, एला का इलायची होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे किस्म दिया गया है, इसको कट कर देंगे, ये भी कट कर देंगे, इलायची हो गया। अब मशक क्या होता है, मच्छर होता है। मशक क्या होता है, मच्छर होता है, लेकिन यहाँ तो मक्खी दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृदु का विलोम, मृदु का विलोम क्या हो जाएगा, मृदु का विलोम कटु है, तो हस्व का विलोम क्या होगा, हस्व का विलोम क्या होगा, हस्व माने क्या होता है, हस्व का विलोम छोटा, मतलब हस्व क्या होता है, छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो दीर्घ हो जाएगा ये। आपको गुरु क्यों नहीं होगा, गुरु नहीं होगा।
सर धौत सर। अब देखो, अब इसमें क्या है, शर, धौत और सर। तो ये क्या है, एक तो सर ऊपर मस्तिष्क वाला मतलब माथा वाला हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल, तो यही लगाएंगे और यही समझेंगे और माथा मस्तक लगा देंगे, तो कि गलत हो जाएगा भाई, सर नहीं होता है। तो फिर क्या सही है, एक सर होता है, सर सरोवर बोलते हैं ना, तालाब होता है वो, तो वो तालाब होता है। धौत माने चांदी होता है, सार माने तीर होता है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान होता है। इसमें कौन सा समास है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या, इसका आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कर्ता ने कर्म को, है संबंध का की रे, है ना, तो क्या यूज़ हुआ है, आत्मा का ज्ञान मतलब संबंध तत्पुरुष है। उत्तर प्रदेश की राजधानी राजभाषा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा हमारी कौन सी है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, उत्तर ही है हमारा कौन सा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और ये हिंदी राजभाषा कब घोषित करी थी, 1991 के अधिनियम के तहत पहली राजभाषा है। कब, 1951 के तहत पहली है। और 1989 में इसे संशोधन करके उर्दू को दूसरी भाषा बनाई गई थी। उर्दू को कब बनाया गया, 1989 में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया। सरकार कुछ भी करना चाहती है या नहीं चाहती, है ना, लोक नीति कहलाती है। लोक नीति की उपयुक्त परिभाषा दी किसने दी, सरकार जो भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, लोक नीति कहलाती है। तो ये किसने कहा था, ये किन की बातें हैं भाई, थॉमस आर डे, किसके अनुसार, थॉमस आर डे की है। किसकी है, थॉमस आर डे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया इन्होंने, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, तो कहाँ किया होगा, तो कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या होगा कि 2026 तक के लिए भारत की नई वैज्ञानिक एवं नवाचार नीति का रोड मैप तैयार किया गया है, ताकि भारत तकनीकी के मामले में आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रेजिलिएंट बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसे प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल में किस महान भारतीय विद्वान ने की थी, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, तो किसने करी, 52 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी को पता होगा भास्कराचार्य द्वितीय ने करी। नहीं भी पता होगा फिर भी इंस्टिंक्ट आएगा अंदर से कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए, सही ए ऑप्शन लगाना चाहिए, भास्कराचार्य द्वितीय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, कैसी आपदा है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जलीय है, जीव मंडलीय है, भौमिक है या फिर वायुमंडलीय, तो कैसा है ये भाई, वायुमंडलीय है ना। इसमें क्या मतलब वो करें, एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है इसमें। फिर क्या है, कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल से डाटा स्रोत को व्यवस्थित करने के लिए अनुमति देता है। अच्छा, तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है क्या, एक्सेल से है। तो कौन देता है ये देता है डिज़ाइन टैब। कौन देता है, डिज़ाइन टैब का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें चार्ट जो है वो चार्ट प्रकार को बदलने और लेआउट को, है ना, वो करके क्या नाम एडजस्ट करने के लिए, ये सब परिवर्तन और उसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए ये हम लोग डिज़ाइन टैब पर जाते हैं। ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई थी, तो कौन सी नई सुविधा, वर्ड से सीधे किस में गए थे,
तो इसमें किस में गए थे, वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग की तरफ गए थे। आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है इसको? क्योंकि यह उन डाटा नेटवर्कों से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। ठीक है, बहुत कम मांग करता है। जब मैलवेयर होता है, ठीक है, मैलवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। अन्य मेल सर्वर और अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पीयर कहलाता है, मास्टर कहलाएगा, या फिर क्वाइट SMTP या SMTP सर्वर कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? क्लाइंट SMTP कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्लाइंट SMTP कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन में AEP, क्या लिखा है, AEPS, अरे लिखा तो है APES का उपयोग करके किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो इन सभी का, बैलेंस इंक्वायरी, नगद निकासी और नगद जमा। ये है क्या? AEPS है क्या? ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है ये। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? APS के द्वारा जाने वाली बैंकिंग की कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे नगद, यानी कि कुछ भी कैश निकालना है या फिर कैश जमा करना है, बैलेंस की पूछताछ करनी है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है, आधार फंड ट्रांसफ़र करते हैं ना, डबल प्रमाणीकरण, डुअल वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इतनी चीज़ें ये हैं APS से कर सकते हैं। ठीक है, आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई-कॉमर्स साइट से कोई भी वस्तु खरीदने की प्रक्रिया करते हैं और ई-कॉमर्स साइट पर CVV नंबर की आवश्यकता होती है। CVV का पूर्ण क्या होता है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कौन सा कथन गलत है? PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार होता है, बिल्कुल होता है। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है, बिल्कुल होता है। फिर क्या है? एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता है? तो ये गलत है। स्पेशल कैरेक्टर तो होता है, विदाउट स्पेशल कैरेक्टर दिए कैसे काम चलेगा? ठीक है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीकी आधार रेखा है? तो बिग डेटा, ब्लॉकचेन, बहुत बार आता है ये। कौन सा हो जाएगा? ब्लॉकचेन प्रक्रिया में आता है। बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया के चरणों में सही क्रम क्या है? जो अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, तो कौन होता है, कैसे करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? डेटा इनपुट, आमूर्तन और सामान्यीकरण, यानी कि डेटा इनपुट, एब्जॉर्प्शन और जर्नलाइजेशन। ये क्या होते हैं? चरण होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं। फिर क्या है? कौन सी संचार तकनीकी अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए भी जानी जाती है, जो IoT अनुप्रयोग में लोकप्रिय बनाती है? तो कौन है बताइए? LoRaWAN, LoRaWAN, यानी कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डाटा संग्रहित करती है? स्वैप फाइल है, स्वैप फाइल, SWAP, स्वैप। ठीक। स्वैप लाइफ भी जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी जिसे बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी में संग्रहित होती है।
फिर क्या है हमारे पास में, लैन कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है बताइए? लैन डिवाइस को रिपीटर, राउटर, स्विच या फिर मॉडेम। तो किसका प्रयोग करते हैं? स्विच का प्रयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्विच का इस्तेमाल करते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और उसको कनेक्ट करने के लिए किसका डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूध के खराब होने पर मुख्यतः जैविक कारण क्या होता है? दूध का खराब होना, विटामिन का क्षय होना, विटामिन कम हो जाना, या फिर बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में बदल जाना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा यही। इससे क्या होता है कि जो पीएच मान होता है वो गिर जाता है, और दूध क्या होता है? फट जाता है। पीएच मान गिरने से दूध फट जाता है। पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़े सॉरी ज़्यादा आगे आ गया, यह कहाँ चला गया? ठीक। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जिनेवा, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही जवाब है हमारा जिनेवा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है? गृह मंत्री, सचिव और महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल, तो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है इसका। ठीक। किसका होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य आपदा प्रबंधन किसका? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य है तो मुख्यमंत्री ही होगा। दक्षिण भारत के किस राज्य के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? मतलब कौन सा भूस्खलन, क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड एरिया कौन सा है बताइए? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश कहाँ से? छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत का पूछा गया है। AI और क्वांटम तकनीकी से स्वदेशीकरण यानी कि का प्रमुख बाधा क्या है बताइए? नीति की कमी, बाजार की अनुपस्थिति, या फिर उच्च पूंजी निवेश एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? हमारा यही वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। एज AI का प्रमुख लाभ क्या है? ये एज AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग तकनीकी यानी कि कैपिटल इंटेंसिव, किसका? कैपिटल इंटेंसिव रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोमेशन सिस्टम से। क्या है इसका लाभ? क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोमेशन सिस्टम से ये लाभ है इसका। अच्छा, आगे आते हैं। पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों में शामिल है। पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों में शामिल है, तो क्या शामिल है भाई? स्थानीय सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, लोकतांत्रिक मूल्य का विकास, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे पड़ने वाले प्रभावों में शामिल होते हैं। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ? रावत भाटा, तारापुर, नरोरा या फिर कलपक्कम, कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब है विद्युत संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ये है कहाँ पर? ये है हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और कब इसका होता है? 1969। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में है? माउंट डियावोलो है ना, माउंट थोइलर, माउंट पीक, या फिर कोयब जो भी है। तो कौन सा है हमारे पास? सैडल पीक। सैडल पीक जो है बिल्कुल सही बात है हमारी। ये सैडल पीक बहुत बार क्वेश्चन आया है, सैडल पीक। ठीक, ये जो चोटी है वहाँ क्या नाम है, डिगलीपुर के पास में स्थित है, और इसके चारों ओर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है कि कहाँ अवस्थित है,
तो कहाँ अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास, द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से किस नदी का विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाए? गंगा नहीं, नर्मदा नहीं, यमुना नहीं, किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये तिब्बत के हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक वजह रोग है जो दूषित दूध के सेवन से मनुष्य में फैलता है? यक्षम है, गिल्ट रोग है, FDF है, FMD, ठीक है, FMD है, ब्लॉट है या फिर यक्षमा है? कौन सा है? तो कौन सा है? यक्षमा है। ठीक है, ये दूषित यानी कि अपश्चीकरण जिसे बोलते हैं, जो पश्चरीकरण सही से नहीं हो पाता है उसकी वजह से ये फैलता है, फैलता नहीं है, होता है ये। सितंबर 2025 में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को स्वीकृति दी गई। तो किस पैकेज को स्वीकृति, कितने पैकेज को दी गई स्वीकृति? तो 69,725 करोड़ रुपीस की दी गई। ये डाटा है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 से शॉर्ट लिस्ट किया गया? तो बताइए, दीपा भास्की, बानू मुश्ताक। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? किसको किया गया? किरण देसाई। बानू मुश्ताक को तो मिल चुका है। 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया? बताइए, कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर मेरठ? तो कहाँ किसको किया गया था? तो लखनऊ को किया गया है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयासों से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई? तो कहाँ से की गई? तो कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, वाराणसी या फिर कानपुर? तो कहाँ से की गई? कहाँ से की गई होगी? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कानपुर से की गई हमारे। कहाँ से की गई? सॉरी, कानपुर नहीं होगा, कानपुर नहीं, कुशीनगर से किया गया ना, कुशीनगर से किया गया है। ठीक है, तो ये परीक्षण के दौरान क्या हुआ है कि इसको 15 किलो का वज़न का एक रॉकेट था। तो रॉकेट का वज़न कितना था? 15 kg वेट था इसका। ठीक है, 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। कितनी ऊंचाई तक गया था? 1.1 किलोमीटर तक गया था, ये एल्टीट्यूड तक पहुंचा और पैराशूट के ज़रिए ये खुला और वापस नीचे उतर गया। जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डेंड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये किस जिले से संबंधित? वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। तो किससे संबंधित है? मिर्ज़ापुर हमारा करेक्ट आंसर है। मानव पूंजी को बढ़ावा देते हुए विनियोग अग्रसारित करता है। तो कौन करता है? बताइए। संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन हो जाएगा हमारा सही उत्तर? उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो कौन सा सही है? 72 नहीं है, 88 भी नहीं है, तो कौन सा सही है? 102 जो है हमारा वार्षिक वित्तीय से संबंधित है। 72 क्यों नहीं है? क्योंकि वो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है, पावर ऑफ पार्डन से संबंधित है ना, ये पार्डन।
ठीक। 88 क्या है? 88 जो है वो अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के मौद्रीकरण प्राधिकरण कौन है? वित्त विभाग, वित्त आयोग, नीति आयोग, भारतीय तो मौद्रिक का कौन करता है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आरबीआई है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का मौद्रिक प्राधिकरण कहा जाता है। इसका स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है भारत के सभी एटीएम को? कौन जोड़ता है तो बताइए। भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम? कौन जोड़ता है? यही जोड़ता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जोड़ता है। ठीक है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? याद रखना, NPCI। क्या बोलते हैं? NPCI। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टाल्को की स्थापना कब होती है? तो टाल्को की स्थापना कब होती है बताइए। 1907, 1945, 1951 या 1960? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो ये सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको कब अपनाया गया था? ये 25 सितंबर 2015 को। 25 सितंबर है ना, 25 सितंबर 2015 को 17 विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था, जो जनवरी 2016 में ये क्या हुए थे? प्रभावी हुए थे। और कब तक का टारगेट है? 2030 तक हमें अचीव करना है। 2030 का टारगेट है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के मध्य में नागरिकों को गारंटी दी गई है। तो 23 और 24 याद करो। 23 और 24 क्या? शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक, शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 23 में है ना, मानव तस्करी और जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसमें? 23 में है। 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और कौन सा है? फोर्स्ड लेबर। ठीक। और 24 में क्या है? 14 साल से कम बच्चों को प्रतिबंध लगाता है किसी भी कारखाना वगैरह में कार्य करने से। अच्छा, अभी टाइम हुआ है शायद 11 बज रहे हैं ना, और छत पे वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी आवाज़ कम होगी मेरी, हल्की सी लग रही होगी। माहौल शांत है इस समय, तो ज़्यादा आवाज़ में अगर ज़्यादा तेज़ चिल्लाऊंगा, बोलूँगा तो है ना, आपस में पड़ोसी लोग देखने लगेंगे क्या हो रहा है, ये कौन पढ़ने लगा आज इतनी तेज़। तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आई होप। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी पे आते हैं। वर्चुअल मेमोरी की साइज़ किस प्रकार निर्धारित होती है? तो बहुत ही आसान सा है। वर्चुअल मेमोरी की जो साइज़ है मुख्य रूप से किस में होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की एड्रेस लाइन पर निर्भर करती है। किस पर करती है? एड्रेस लाइन पर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? तो कौन है भाई? झांसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली या फिर सोनभद्र? तो कौन सा है? सोनभद्र हमारा करेक्ट आंसर है। अब आ गई है हमारे पास में मैथ को देखिएगा, सॉल्व करते जाइएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करिए। पहले इन दोनों को क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आंसर मैं लगाए दे रहा हूँ और इसको देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 91 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2006। और 92 का हमारा हो जाएगा 720.29। अब इनका आंसर दीजिएगा मुझे, कमेंट करके ज़रूर से अपना सॉल्व करिएगा। 5 वर्षों के लिए कालखंडों के दौरान सेवाओं क्षेत्रों का औसत कितना है? तो
दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर मैं वहाँ पे चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार्ट को। तो 93 का हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2006। और 94 का हमारा क्या है, 94 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 94 का हमारा उत्तर हो जाएगा 2007। तो मैथ जो है इस पे करते हुए नहीं बनेगी, इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो सॉल्व हो जाती हैं, ये हो जाते हैं ना, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और 95 का क्या है हमारे पास में, सी है उत्तर। ठीक है, मैथ का देखिएगा अपने आप से करके, मैथ का देखिएगा अपने आप से करके। एक बार रोके देता हूँ मैं इसको, यस। ठीक है, तो पुश करके वीडियो को देखना ज़रूर और सॉल्व करना है इसको। तो इसी तरह प्रकार हमारे इनके आंसर अच्छा लगा देता हूँ। आंसर 96 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.7। 97 का हमारा हो जाएगा बजाज ऑटो। 98 का हो जाएगा हमारा 142. 98 का हो जाएगा हमारे पास में, 99 का हो जाएगा 213। और 100 का हो जाएगा हमारा 31.1%। तो इसी प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं लेखपाल के। प्रैक्टिस सेट पेपर हमारा कौन सा था, ये 1 था। प्रैक्टिस सेट पेपर हमारा कौन सा है, ये 1 है। और अपना स्कोर ज़रूर से बताइएगा कि 100 आउट ऑफ कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने बने। ठीक है, मैथ को तो ये 10 क्वेश्चन जो भी मैथ के हैं इनमें तो बिल्कुल कम से कम 8 तो सही होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर में, प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 में मिलते हैं। और चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि दूसरा प्रैक्टिस सेट पेपर आपसे मिस ना होने पाए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।